Student, welcome in the class. This is your first video of the chapter 2nd, History Class 8. As the name of the chapter is Stabilization of Company Power, and the main highlighted points are mercantilism, trade war, regional focus on Tamil Nadu, and the British struggle for territories, about which we will discuss in this chapter. So let's begin the chapter. जैसे कि आपको पता है, हमारे इंडिया में जो ब्रिटिशर्स आए थे तो उनका एक ही एम था, सिर्फ ट्रेड करना. स्टार्टिंग में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट था उसे काफ़ी ज़्यादा गेन किया, बट उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने पूरे इंडिया में अपने लार्ज पार्ट ऑफ एरिया जो था अपने अंडर में करके खुद को सुप्रीम पावर से रिप्रेजेंट कर लिया था. और इसका मेन रीज़न था लैक ऑफ यूनिटी इन इंडिया. हमारे इंडिया में बहुत सारे रूलर्स आपस में एक दूसरे से फाइट करते रहते थे, उनके अंदर यूनिटी नहीं थी, हिंदू मुस्लिम करके खुद को डिवाइड कर लिया था. तो इन्हीं सभी यूनिटी के नहीं होने के कारण ये खुद को सुप्रीम पावर के रूप में रिप्रेजेंट कर लिया था. तो इसके बारे में अभी हम और भी जानेंगे, बट यहाँ पे हमारा जो पहला पॉइंट दिखता है हमें मर्केंटिलिज्म, उसके बारे में जान लेते हैं. तो मर्केंटिलिज्म क्या होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मर्केंटिलिज्म? दैन इट इज़ द पॉलिसी ऑफ गेनिंग ह्यूज प्रॉफिट. मतलब ये ऐसी पॉलिसी है जिससे हम बहुत सारा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं. ठीक है, तो चलिए हम इसको अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं. आपको पता है कि इंडियन जो लोग थे, इंडियन ट्रेडर जो थे, ओवरसीज़ अदर यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ ट्रेड किया करते थे. ठीक है, और यूरोपियन कंट्रीज़ से हमारे इंडिया में पुर्तगाज़ भी थे जो सबसे पहले इंडिया में इंटर किए थे, जो कि 1498 में आने वाला सबसे पहला पुर्तगाज़ था वास्को डी गामा. वो कालीकट के कोस्ट से इंडिया में इंटर किया और उसने डायरेक्ट ट्रेड इंडिया में स्टार्ट कर दिया और ख़ुद को इंडिया में पुर्तगाज़ किंग खुद को रिप्रेजेंट कर दिया. ओके, स्टार्टिंग में तो केवल पुर्तगाज़ ही इंडिया से केवल ट्रेड करते थे और अपना अधिकार करके बहुत सारा प्रॉफिट कमाए. लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अदर यूरोपियन कंट्रीज़ भी इंडिया में आकर के खुद को अपना प्रॉफिट कमाने के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा ट्रेड करने और अपना इंडिया में कंपनी सेटअप करना शुरू कर दिया, जिनमें डच, फ्रेंच etc और थे. ओके, तो स्टार्टिंग क्या हुआ कि मैंने बताया कि ये पर्पज़ इनका था ओनली ट्रेड, बट इसके बाद क्या हुआ, लैक ऑफ यूनिटी के कारण ये इंडिया के हर एक पॉलिसीज़ में इंटर करना शुरू कर दिया और इंडिया के बहुत सारे टेरिटरीज़ को अपने अंडर में कर लिया. ठीक है, इसके साथ साथ इन्होंने गोल्ड और स्पाइसेस जैसी चीज़ों को भी अपने अंडर में कर लिया, बिकॉज इनसे उन्हें काफ़ी ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में प्रॉफिट मिलता था. इंडिया से वास्को डी गामा ने 16 गुना ज़्यादा प्रॉफिट लिया था और काफ़ी ज़्यादा बहुत बड़ा फ़ायदा उठाया था. ये अदर यूरोपियन कंट्रीज़ के मुकाबले बहुत ज़्यादा प्रॉफिट गेन किया था. तो ये तो बात हो गई यूरोपियन का ट्रेडर की. अब हम चलते हैं इन ट्रेडर्स में पुर्तगाज़ के बारे में. पुर्तगाज़ हमने बताया कि इंडिया में सबसे पहले आने वाले जो थे ट्रेडर वो थे. ठीक है, जो कि कालीकट से होते हुए आए थे. ठीक, इन्होंने स्टार्टिंग में तो ट्रेड कई हिस्सों में किया. ठीक है, बट 1505 में पुर्तगाज़ काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर हो गए थे क्योंकि उन्होंने ह्यूज प्रॉफिट गेन कर चुका था. उन्होंने अपने अंडर में गोवा, दमन, दीव, चौल, बॉम्बे, वेस्टर्न कोस्ट को अपने अंडर में कर लिया था. ओके, बट चूँकि पुर्तगाज़ एक काफ़ी ज़्यादा स्मॉल यूरोपियन कंट्री था तो और उसके पास पर्याप्त रिसोर्सेज नहीं था कि वो काफ़ी दूर तक अपना ट्रेड फैला सके, तो इसके कारण जो उनसे ऊपर वाले जो यूरोपियन कंट्रीज़ थे, जो कि मैंने बताया, तो वो सभी ने उनको क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया. और इसका एक और भी रीज़न था कि पुर्तगाज़ जो लोग जो थे, इंडियन और मुस्लिम्स को हमेशा क्रिश्चियनिटी में फोर्स करते थे इन्हें कन्वर्ट हो जाने में. मतलब अपना जो धर्म है उसे छोड़ करके हिंदू मुस्लिम को उन्हें क्रिश्चियन बना दिया करता था और उन्हें ज़बरदस्ती इंडियन जो लड़कियाँ होती थी उनसे शादी करवा दिया करते थे. स्टार्टिंग में तो केवल उनके बीच में एंटर करते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, जब उन्होंने इंडियन वीमेंस के साथ शादी करना शुरू किया तो इंडियन रूलर और बाकी इंडियन पीपल काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुए और उन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ. ओके, उसके बाद पुर्तगाज़ पूरी तरह से डिस्प्लेस करके उसको स्पेन के अंडर में कर दिया गया. तो ये तो बात थी पुर्तगाज़. अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा डच. डच जो था इंडिया में 1602 में स्टेबलाइज़ किया गया था. ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था रेदर देन पुर्तगाज़. ओके, इसने वाटर रूट में काफ़ी ज़्यादा खुद को सुपीरियर बना लिया था, काफ़ी ज़्यादा ये पावरफुल होते थे और इसने काफ़ी ज़्यादा अपना पूरे वाटर रूट में अपने आपको मोनोपोली मतलब पूरी तरह से अधिकार जमा लिया था और काफ़ी ज़्यादा ह्यूज प्रॉफिट कमाया था. 17वीं सेंचुरी में इनका काफ़ी ज़्यादा आधिपत्य इंडिया में हो चुका था. ओके, सूरत ने अपने काफ़ी ज़्यादा जो सेंटर्स थे, ठीक है, कई जगहों पे बना जो रखे थे, जैसे पालीकट, सूरत, चिंसरा, कज़ीम बाज़ार, पटना, बालासोर,
नागापट्टनम etc. ओके, ऐसे इन जगहों पे इन्होंने अपना सेंटर बना रखा था। तो ये हो गया हमारा डच। अब हम नेक्स्ट पढ़ने चल रहे हैं फ्रेंच के बारे में। जैसे कि हमने आपको बताया कि फ्रेंच से पहले अदर टू जो देश मतलब जो 2 अदर यूरोपियन कंट्रीज़ की कंपनीज है वैसे ही सेटअप थी। जब इंडिया में फ्रेंच आया 1664 में, तो वो उससे पहले ही चूँकि डच और पुर्तगास पहले से ही इंटर किए थे, तो इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ अपने सक्सेस के लिए। ओके, जिसे हम लोग कर्नाटक वॉर के नाम से जानते हैं, जो पूरे इतिहास में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। ओके, अभी हम ब्रिटिशर्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए ब्रिटिशर्स के बारे में जानते हैं। तो ब्रिटिशर्स ने भी इंडिया में, आप जानते हो सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, उन्होंने 16 AD में अपना यहाँ पे इंडिया में अपना कंपनी सेटअप किया गया था। ठीक है, उस वक्त इंडिया में मुग़ल एम्पायर था। मुग़ल्स में जहांगीर के समय में उन्होंने अपना पहले तो परमिशन ग्रांट किया और अपना कंपनी सेटअप किया। सबसे पहला कंपनी जो फैक्ट्री होता था 1611 में हुआ था। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले बार से स्टैबलाइज़ किया था सूरत में। ठीक है, और इसके बाद अहमदाबाद, बरहनपुर, अजमेर, आगरा, पटना, कज़ीम बाज़ार, कलकत्ता, ढाका, बम्बई, कई जगहों पे अपने फैक्ट्रीज सेटअप किए थे। ठीक है, और उसने धीरे धीरे अपना ट्रेड काफ़ी ज़्यादा फैला लिया था। ओके, इसके बाद और सबसे बड़ी बात ये थी कि कंपनी को ट्रेड करने के लिए ये पूरी तरह से फ्री ऑफ टैक्स थे, मतलब इन्हें कोई भी टैक्स नहीं देना होता था ट्रेड के लिए अपना इंडिया में। ठीक है, ब्रिटिशर्स का एक एम था इंडिया में पॉलिसी करना, मतलब एक पॉलिटिकल एम्बिशन था इनका। ये यहाँ पे सिर्फ ट्रेड नहीं, यहाँ पे अपना पॉलिटिकल एम्बिशन के साथ यहाँ पर आए हुए थे। इसका मतलब अब ब्रिटिशर्स के पास 2 पॉलिसीज़ थी। ठीक है, पहला तो ट्रेड, दूसरा यहाँ पे पॉलिटिक्स और ट्रेड दोनों पॉलिसी हुआ करती थी। ओके, और यहाँ पे उस धीरे धीरे उन्होंने पॉलिटिकल पावर धीरे धीरे कब्जा भी कर लिया था। ओके, और 18th सेंचुरी के लास्ट तक और इंडिया में पूरी तरह से सेटअप हो चुके थे। कई हिस्सों में उन्होंने अपने आप को अच्छे से सेटअप कर लिया था। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। आपसे नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे और अच्छे से और बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो।